नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th की हिंदी मीडियम की वर्कशीट्स को। तो देखिए, शुरू करते हैं इन वर्कशीट्स को बिना टाइम वेस्ट करे। वो कहता है कि दो आकृतियों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये आकृतियाँ क्या कहलाती हैं। दो आकृतियों को एक लंबवृत्तीय शंकु या कोण कहा जाता है बेटा। तो जो लंबवृत्तीय शंकु होता है, देखो मैं आपको ईजी तरीके से समझाता हूँ। जो लंबवृत्तीय शंकु होता है उसके अंदर क्या क्या होता है। तो किसी लंबवृत्तीय शंकु के अंदर इस तरीके की एक आकार होता है और इसमें तीन मुख्य चीज़ें होती हैं। सबसे पहली इस शंकु की ऊंचाई, जिसे हम h कहते हैं। दूसरा इस शंकु की त्रिज्या, जिसे हम r कहते हैं। और तीसरा होता है कि इसकी जो तिरछी ऊंचाई है l, ये क्या है। ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इन तीन चीज़ों का ही जो फॉर्मूला है वो हम पढ़ते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है कि अगर आपसे कहा जाए कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो फॉर्मूला लगेगा पाई आर एल। पाई आपको पता है 22/7, आर मतलब त्रिज्या, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई, टेढ़ी वाली ऊंचाई। जबकि कहते हैं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो उस पाई आर एल में जो नीचे का गोला था वो भी ऐड हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, अब पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं सीधे सीधे बिना टाइम वेस्ट करें। तो वो कहता है कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। तो यहीं सॉल्व करते हैं। शंकु का जो आधार है, इस आधार का व्यास जो है, पूरा व्यास जो है ये 10.5 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 10 है। जो तिर्यक ऊंचाई है ये 10 सेंटीमीटर है। सवाल है कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको याद हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अभी पढ़ा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, पाई यानी 22/7, आर यानी इस 10.5 का आधा, तो गुणा 10.5/2। यहाँ से इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ आ जाएगा 0, 0 गुणा एल। एल का मान कितना था बेटा? एल का मान हमें 10 दे रखा था क्वेश्चन में। तो ये 0 से 0 कट गया, 2, 11, 11। तो ये आ गया मेरा 11/7 गुणा 105। अब क्या 7 इससे कट जाएगा? कट जाएगा। 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। 11 गुणा 15 कितना होता है? 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। कर लीजिए फटाफट नोट डाउन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 है। तो सीधा तिर्यक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं, पाई आर एल प्लस आर। ये पेन मेरा ख़राब हो गया। तो पाई का फॉर्मूला होता है, पाई होता है 22/7 गुणा आर। अब आपको दे रखा है व्यास यानी कि 24। तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधा यानी कि 12। एल तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 21 जमा आर कितना है? 12। तो इससे आ जाएगा आपका सीधे सीधे 22 गुणा 12 गुणा 21 और 31, 33/7। इसको गुणा कीजिएगा आप। 22, 12 और 33, इन तीनों को गुणा करना है। तो फटाफट इनको गुणा करते हैं, 22 को 12 से और इन सबको 33 से। आपने भी कर ली होगी। इन तीनों को गुणा करने पे आता है 8, 7, 1, 2/7। जो कि आपका आंसर आ जाएगा 8
1244.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर लीजिए नोट डाउन फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अगली वर्कशीट है विज्ञान की। तो विज्ञान की जो आज की वर्कशीट है उसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है उत्तक। आज हम पढ़ने जाएंगे विभिज्य उत्तक। तो जिज्ञासा दीदी से ज्ञान पूछता है कि हमारी कोशिकाएं शरीर में किस प्रकार कार्य करती हैं और क्या पादपों की कोशिकाएं भी हमारे शरीर की कोशिकाओं की तरह काम करती हैं। तो दीदी बताती है कि ज्ञान, जैसे कि तुम पहले ही जानते हो कि जंतु और पादप दोनों बहुकोशिकीय जीव हैं जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं। इन जीवों में सभी कोशिकाएं सभी कार्य करने में सक्षम नहीं होती, इसलिए इन जीवों में प्रत्येक कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। एक ही प्रकार की संरचना और विभिन्न कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के उत्तक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। विभिन्न अंगों का उत्तकों की कोशिकाएं अलग अलग होती हैं जो निश्चित कार्य करने में सक्षम होती हैं। मनुष्य और पादप दोनों ही अलग अलग कार्य को अलग अलग प्रकार के उत्तकों से करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से जो होते हैं वो अलग अलग तरीके की कोशिकाओं के बने होते हैं। इन अलग अलग तरीके की कोशिकाओं को जो नाम दिया गया है वो उन्होंने कहा है उत्तक। ठीक है, तो जब बहुत सी कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं और जुड़ के एक ही काम को करना शुरू करती हैं उसे उत्तक कहा जाता है। जैसे हमारे पेट की सभी कोशिकाएं एक उत्तक बनाएंगी। ठीक है, जैसे हमारी मांसपेशियां एक उत्तक हैं, तो इन सभी को हम उत्तक की श्रेणी में रखते हैं। तो उत्तक दो तरीके के होते हैं, जैसे कि आपको दिख ही रहा है, जंतु उत्तक और पादप उत्तक। जंतु उत्तक क्या होते हैं? जंतु उत्तक का अधिकांश भाग जीवित होता है और इनकी भौतिक वृद्धि भी एक समान होती है। जबकि पादप उत्तक में क्या होता है कि पौधे स्थिर होते हैं, इसलिए इनके अधिकांश उत्तक सहारा देने वाले होते हैं। यह उत्तक अधिकतर मृत होते हैं, इसलिए पौधों में वृद्धि भी कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रहती है। इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होती है और पौधों में कुछ उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। पादप उत्तक को विभिज्योत्तक उत्तक तथा अस्थायी उत्तक को परमानेंट उत्तक या भी कहा जाता है। तो उत्तक बिल्कुल आपके सामने है कि किस तरीके से उत्तकों की बात हम कर रहे हैं। विभिज्योत्तक उत्तक क्या होता है बच्चों? तो पौधों की वृद्धि कुछ निश्चित भागों में ही होती है, वैसे विभाजन करने वाले उत्तकों को कारण होती है। इस प्रकार के उत्तकों को विभिज्योत्तक कहा जाता है। 3 प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ, अंतर्विष्ट और पार्श्व। शीर्षस्थ जो सबसे ऊपर होते हैं जिनकी वजह से पादप की ऊंचाई बढ़ती है, अंतर्विष्ट जो बीच में होते हैं जिनकी वजह से पादप की मोटाई बढ़ती है, और पार्श्व जिनकी वजह से जो पत्ते होते हैं और जो शाखाएँ होती हैं वो बढ़ती हैं। तो ये 3 प्रकार की हमारे उत्तक हैं। विभिज्योत्तक के गुण क्या हैं? इन उत्तकों की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होता है और इनमें रसधानियाँ नहीं होती, क्योंकि ये नई नई कोशिकाएं होती हैं, इसलिए इनमें रसधानियों की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए प्रश्नोत्तर देख लेते हैं फिर। तो पहला प्रश्न है उत्तक क्या है? तो इसका उत्तर आपको यहाँ मिलेगा। एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है और विभिन्न प्रकार के उत्तक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। ये आपका हो गया उत्तर पहला। कर लीजिए नोट डाउन। दूसरा देखते हैं, पादप और जंतु उत्तकों में कोई 2 अंतर लिखिए। तो बेटा पहला उत्तर तो यहाँ मिल जाएगा, पहला पॉइंट कि जंतु उत्तक का अधिकांश भाग जीवित होता है और यहाँ पौधे स्थिर होते हैं, इसलिए इनके अधिकांश उत्तक सहारा देने वाले होते हैं और यह उत्तक अधिकतर मृत होते हैं। ये आपका पहला पॉइंट बन गया। लिख लो फटाफट पहला पॉइंट दोनों का, क्योंकि अंतर करो हुआ है तो दोनों के पॉइंट आमने सामने लिखना। चलिए आपने लिख लिया होगा। आगे देखते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है इनकी कोशिकाओं की वृद्धि भी एक समान होती है और ये पौधों में कुछ विशिष्ट उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं और पादप उत्तकों ने विभिज्योत्तक तथा स्थायी उत्तक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये आपका दूसरे का उत्तर है। तीसरा देखते हैं,
विभुज्योतिक उत्तकों के प्रकार तथा पौधों में उनकी स्थिति दर्शाइए। तो बेटा ये पूरा है आपका आंसर। ये उत्तर नंबर तीसरा और साथ में ये डायग्राम भी जो ये बना हुआ है। और चौथा प्रश्न है, विभुज्योतिक उत्तकों के कोई 2 गुणधर्म बताइए। तो ये लिखे हुए गुणधर्म 2, चौथा उत्तर आपके सामने स्क्रीन पे उत्तर नंबर दूसरा, तीसरा और चौथा है। कर लीजिए नोट डाउन फटाफट। चलिए बच्चों, मुझे लगता है आपने नोट डाउन सब कुछ कर लिया होगा। अब आपसे कल मिलेंगे हम कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।